कहानी की शुरुआत में हम डिटेक्टिव विलियम्स को देखते हैं जो एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम सीन पर जाता है। एक ऑफिसर ने उसे बताया कि सर आप अपनी नाक बंद कर लीजिए, यहाँ की बदबू बर्दाश्त से बाहर है। विलियम जब अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक मोटे आदमी की लाश पड़ी हुई थी। पूरा घर खाने के सामान से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने तब तक खाना खाया जब तक उसका पेट फट नहीं गया। ऑफिसर डेविड ने देखा कि नीचे एक बाल्टी पड़ी हुई थी जिसके अंदर उसकी उल्टी और उसका मल मूत्र था। क्राइम सीन से ये तो साफ था कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, उसे जबरदस्ती ऐसा करवाया गया था। जब फॉरेंसिक टीम ने उसकी चीर फाड़ की तो जो सामने आया वो तो और भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर ने बताया कि उसे उठाने के लिए उसे 4 लोगों की मदद लेनी पड़ी। उसके सिर पर बंदूक रखी गई थी, वो भी बहुत दबाव के साथ, जिससे देखो यहाँ निशान बन गया। शायद यही वजह थी कि वो पेट फटने तक खाता रहा। रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि उसे लगातार 12 घंटों तक जबरदस्ती खाना खिलाया गया, जिससे उसका गला सूख गया और फिर किसी ने उसके पेट पर जोर से लात मारी जिससे उसकी आंतें बाहर आ गईं। विलियम ने जब यही रिपोर्ट अपने सीनियर को पढ़कर सुनाई तो उसे तो एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये किसी सनकी आदमी का काम है जिसे शायद उस आदमी के मोटापे से परेशानी रही होगी, इसीलिए उसने उसे मार डाला। लेकिन विलियम ने कहा कि अगर उसका इरादा सिर्फ उसे मारने का होता तो वो उसे सीधे गोली मार देता। उसने कहा सर मैं इस केस पर काम नहीं करूंगा, ये केस आप किसी और को दे दीजिए। अब ऐसा नहीं था कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता था। असल में बात ये थी कि वो 7 दिन में रिटायर होने वाला था और इस तरह के केस लंबे चलते हैं। उसने ये भी कहा कि ये केस डेविड को भी मत देना क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डेविड आज ही शहर में ट्रांसफर हुआ था। उसे यहाँ आए हुए मुश्किल से 20 मिनट ही हुए थे कि उन लोगों ने उसे इस केस में लगा दिया, जो सही तरीका नहीं था। डेविड को लगा कि विलियम उसे काबिल नहीं समझता। उसने कहा जो बुराई करनी है मेरे मुंह पर करो, जब से मैं आया हूँ तब से तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कोई गार्ड नहीं हूँ, मेरे पास भी वही बैच है जो तुम्हारे पास है। हालांकि फिर भी उनका सीनियर विलियम को ही इस केस का इंचार्ज बनाता है। अगले दिन यानी ट्यूसडे को हम देखते हैं कि एक ऑफिसर एक बड़ी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और खुद को रिपोर्टरों से घिरा पाता है। पता चलता है कि यहाँ एक और मर्डर हुआ था और इस बार मरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था, वो एक फेमस लॉयर था जिसकी मौत की खबर से सनसनी मच गई। जब डेविड उसके अपार्टमेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि कातिल ने फर्श पर खून से कुछ लिखा था। वहां लिखा था ग्रीड यानी लालच। ऐसा लग रहा था कि जैसे कातिल ये बताना चाहता हो कि उसने उस आदमी को उसके लालच की सजा दी है। इसी बीच विलियम का सीनियर उससे मिलने जाता है। उसे पता था कि विलियम इस केस पर काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो एक बार फिर से कोशिश करना चाहता था, इस उम्मीद में कि शायद वो मान जाए। उसने विलियम को एक बोतल दिखाई जिसमें लकड़ी के कुछ टुकड़े थे जो फोरेंसिक टीम ने उस मोटे आदमी के पेट से निकाला था। विलियम ने पहले तो इस केस में कोई दिलचस्पी न दिखाने का नाटक किया, पर वो अपने अंदर के पुलिस वाले को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। आधी रात को वो चुपचाप फिर से क्राइम सीन पर लौटता है और उस जगह को ढूंढने लगता है जहाँ से वो लकड़ी खुर्ची गई थी। उसे फ्रिज के नीचे कुछ निशान मिले और जब विलियम ने उन टुकड़ों को उस निशान से मिलाया तो वो आपस में परफेक्टली मैच कर रहे थे। विलियम ने जब फ्रिज हटाया तो उसे उसके पीछे एक नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि नर्क से स्वर्ग तक जाने का रास्ता बेहद लंबा और दर्दनाक होता है। वहां पर पिछले वाले की तरह ही एक शब्द भी लिखा हुआ था और वो शब्द था ग्लटनी, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने और पीने की आदत। विलियम अब समझ चुका था कि ये सबूत उन्होंने खुद नहीं खोजे बल्कि कातिल ने जानबूझकर उन्हें दिए हैं, जैसे कि वो उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। उसने दोनों मर्डर की कड़ियों को आपस में जोड़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सब तो अभी शुरुआत है, खूनी अभी 5 खून और करेगा। उसके सीनियर ने पूछा तुम्हें कैसे पता कि वो ये करेगा, तुम इतने पक्के से कैसे कह सकते हो। इस पर विलियम ने कहा क्या आपने 7 डेडली सिंस के बारे में सुना है? बाइबल में 7 ऐसे पापों का जिक्र है जो इंसान को नहीं करने चाहिए। पहला है लालच, फिर आता है ग्लटनी यानी जरूरत से ज्यादा खाना, तीसरा है आलस, चौथा वासना और फिर आता है अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध। अब तक 2 पापों से जुड़ी हत्याएं हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि कातिल बाकी 5 पापों के लिए भी एक एक करके हत्याएं करेगा। कमिश्नर को उसकी बातों में दम लगा, बस इसीलिए वो चाहता था कि विलियम ही इस केस को हैंडल करे। लेकिन विलियम ने इस केस में इन्वॉल्व होने से साफ मना कर दिया। वो चाहता था कि वो इस केस से दूर रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कातिल ने उसके दिमाग में सबूतों की एक तस्वीर बना दी हो जिसे वो चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। बिना दिमाग चलाए उसे अपने आप ही क्लू मिल रहे थे और एक बार ये सुराग विलियम के दिमाग में घर कर गया तो उन पर काम करने से खुद को रोक पाना विलियम के लिए इम्पॉसिबल था। उस रात जब वो बेचैन हो गया तो वो लाइब्रेरी चला गया। विलियम इन 7 पापों के बारे में और गहराई से जानना चाहता था, इसलिए उसने ऐसी किताबें निकाली जो 600-700 साल पहले लिखी गई थी, वो दौर जब सच में लोग इन पापों से डरते थे। उसने पूरी रात उन किताबों को पढ़ा और जो हिस्से उसे काम के लगे उसने उनकी फोटोकॉपी निकाली और उन्हें लिफाफे में बंद करके उसे डेविड की डेस्क पर रखकर चला गया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा डिटेक्टिव है, पहले तो केस पर काम करने से मना करता है, फिर खुद ही सबूत इकट्ठा करने लग जाता है। दरअसल दोस्तों विलियम इस केस से इसलिए दूर रहना चाहता था क्योंकि वो शुरू से ही समझ गया था कि ये मामला बहुत घिनौना और जटिल होने वाला है। वो इस शहर से तंग आ चुका था
उसका जस्टिस और इस खोखले सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ गया था। अगले दिन जब डेविड पुलिस स्टेशन गया तो उसे पता चला कि विलियम की डेस्क अब उसे मिल गई है। वो अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी उसे उसकी वाइफ ट्रेसी का कॉल आया। डेविड ने उसे समझाया कि उसे ऐसे वक्त फोन नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रेसी दरअसल विलियम से बात करना चाहती थी। उसने उसे रात के खाने पर इनवाइट किया क्योंकि इस शहर में वो अकेले थे और जरूरी था कि वो किसी ऐसे से मिले जो उनकी इस माहौल में ढलने में मदद कर सके। उसी रात विलियम उनके घर गया। बातचीत के दौरान ट्रेसी ने हंसते हुए पूछा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इस पर विलियम ने जवाब दिया कि उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पाई। वैसे भी जो कोई भी मेरे साथ ज्यादा समय बिताता है उससे मुझसे नफरत होने लगती है। अब इसके बारे में अपने हस्बैंड से ही पूछ लो। उस रात विलियम को महसूस हुआ कि डेविड वाकई इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसे ट्रेसी जैसी पत्नी मिली। तीनों ने मिलकर ढेर सारी बातें की, खूब हंसी मजाक हुआ। इस मुलाकात का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि डेविड और विलियम के बीच में जो तनाव था वो काफी हद तक खत्म हो गया। अब दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। खाने के बाद डेविड ने केस की सारी फाइलें निकाली और दोनों बैठकर ये सोचने लगे कि आखिर इस सीरियल किलर को कैसे पकड़ा जाए। विलियम ने कहा कातिल अपने हर कत्ल को सोच समझकर अंजाम दे रहा है। वो लोगों को कोई संदेश देना चाहता है, लेकिन बोलकर नहीं बल्कि सजा देकर। डेविड भी उसकी बात से सहमत था। उसका मानना था कि लोग अपने गुनाहों का प्रायश्चित अक्सर भगवान के डर से नहीं करते, बल्कि तब करते हैं जब उनके सर पर कोई बंदूक ताने खड़ा हो। विलियम ने कहा इनमें से किसी एक तस्वीर को उठाओ और उसे तब तक देखो जब तक तुम्हारे दिमाग में उससे जुड़ी हर संभावना खत्म ना हो जाए। पूरी रात उन्होंने बस यही किया। उन्हें सीधे तौर पर तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन विलियम को लगा कि उस वकील की पत्नी शायद कोई जरूरी जानकारी दे सके, क्योंकि कातिल ने उसकी तस्वीर पर खून से एक चश्मा बनाया था। अगले दिन वो उससे मिलने गए। वो इतनी डरी हुई थी कि वो तस्वीरें भी ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की एक पेंटिंग पर नजर डाली उसने तुरंत कहा कि ये पेंटिंग उल्टी लगी है। रात को दोनों फिर से उस अपार्टमेंट में पहुंचे। उन्होंने उस पेंटिंग के आसपास की दीवार को हर तरफ से ध्यान से चेक किया, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं मिला। डेविड ने कहा कातिल शायद उन्हें गुमराह कर रहा है, लेकिन विलियम ने जवाब दिया कि ध्यान से देखो, कुछ न कुछ तो जरूर होगा। इसके बाद विलियम ने चारकोल पाउडर निकाला और एक ब्रश की मदद से दीवार पर हल्के हाथों से पाउडर लगाया। तभी कुछ उंगलियों के निशान उभर आए। जब फोरेंसिक टीम ने उन पर यूवी लाइट डाली तो पता चला कि उन उंगलियों के निशान से कातिल ने एक मैसेज लिखा था। उन दिनों एक फिंगरप्रिंट को मैच करने में कंप्यूटर को 2 दिन लग जाते थे, इसलिए उनके पास इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन बाद आखिरकार उन्हें उस फिंगरप्रिंट का मैच मिल गया। उसका नाम था विक्टर, एक क्रिमिनल जिसका पिछला पुलिस रिकॉर्ड बेहद खराब था। उस पर ड्रग्स, चोरी, डकैती, यहाँ तक एक लड़की की रेप तक का आरोप लग चुका था, लेकिन हर बार उसका चालाक वकील उसे कानूनी दावपेचों से बचा लेता था। और सोचिए कि वो वकील कौन था, वही एली गोल्ड, जिसके घर में उन्हें फिंगरप्रिंट मिले थे। विक्टर को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस टीम उसके पते पर रवाना हो गई। उन्होंने पूरे अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो किसी भी हाल में भाग ना सके। लेकिन जब टीम अंदर दाखिल हुई तो जो नजारा उन्होंने देखा वो बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अपार्टमेंट अंदर से सड़ रहा था, मानो किसी ने सालों से उसकी सफाई ना की हो। उन्होंने विक्टर को आवाज दी और सरेंडर करने को कहा, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में जब उसके बेडरूम तक पहुंचे तो देखा कि विक्टर बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। एक ऑफिसर ने मजाक में कहा, चल अब सीधा जेल में सोना। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर से चादर हटाई, उन्होंने देखा कि विक्टर की बॉडी वहीं पड़े पड़े सड़ रही थी। कातिल ने उसकी दीवार पर लिख रखा था स्लॉथ, यानी आलस, और इस पाप की सजा सबसे भयानक थी। अंदर उन्हें कुछ तस्वीरें मिली, जिसमें से एक फोटो बस 3 दिन पहले खींची गई थी, यानी कातिल 3 दिन पहले यहाँ आया था। और एक फोटो तो ठीक 1 साल पुरानी थी, जब उसने विक्टर को उस बेड से बांधा होगा। उसका शरीर गलकर बिस्तर से चिपक गया था। जैसे एक ऑफिसर उसकी जांच करने के लिए उसके चेहरे के पास आया तो विक्टर अचानक चीख पड़ा। सब चौंक गए, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा होगा। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। इसी दौरान एक फोटोग्राफर क्राइम सीन पर डेविड की तस्वीर खींच लेता है, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोनों के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में आकर डेविड उस फोटोग्राफर को डांट के वहां से भगा देता है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसकी रीढ़ की हड्डी और मसल देखकर ऐसा लग रहा है कि यह साल भर से बिल्कुल हिला डुला नहीं है। उसकी बॉडी में हमें ढेर सारे ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स मिले, जो कातिल ने शायद उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए दिया होगा। विलियम उससे बात करना चाहता था, पर डॉक्टर ने उसे बताया कि इसका कोई फायदा नहीं है। वो अपनी जीभ पहले ही काट चुका है और उससे बात करना तो दूर, उसके चेहरे पर हल्की रोशनी भी पड़ी तो वो मर जाएगा। उन्होंने आज तक इतनी तकलीफ सहते हुए किसी को नहीं देखा था जितने की इसने सही थी, और अभी तो उसे बहुत कुछ सहना था। उस रात विलियम को ट्रेसी का फोन आता है, जो उसे अकेले में मिलना चाहती थी। विलियम को थोड़ा अजीब लगा, पर वो फिर भी अगले दिन उससे मिलने जाता है। ट्रेसी ने कहा कि मैं डेविड पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे बात करना सही समझा। उसने कहा उसे ये शहर पसंद नहीं है,
उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की पर यहाँ की हालत खराब है। विलियम ने सीधे पूछा कि असली बात क्या है, जिसके बाद ट्रेसी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। विलियम ने कहा फिर तो तुम्हें ये बात सीधा डेविड से करनी चाहिए थी, आखिर में ये तुम्हारा बच्चा है। लेकिन ट्रेसी ने कहा कि वो श्योर नहीं है कि उसे ऐसी जगह पर अपने बच्चे को लाना चाहिए कि नहीं। विलियम ने बताया कि सालों पहले मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, उस समय उसने भी सोचा कि वो इस दुनिया में एक बच्चा कैसे ला सकता है, जिसके बाद उसने उसका अबॉर्शन करा दिया। आज जब मैं इस शहर की हालत देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमने सही फैसला लिया था। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं ये ना सोचूं कि काश उस दिन मैंने कुछ और फैसला लिया होता। उसने कहा अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो उसे बहुत प्यार देना, लेकिन अगर तुम्हें अबॉर्शन करवाना है तो डेविड को कभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता मत चलने देना। इसके बाद वो फिर से अपने केस में बिजी हो गया। डेविड और वो बैठकर कातिल की अगली चाल के बारे में सोचने लगे, क्योंकि 7 पापों में से 3 पापों की सजा तो उन्हें मिल चुकी थी, अब बचे थे 4। पर पहले से करप्ट हो चुके इस शहर में उसका अगला शिकार कौन होगा, इसे प्रेडिक्ट कर पाना नामुमकिन था। डेविड ने कहा कि वो पागल है, लेकिन विलियम की राय इससे अलग थी। अगर वो पागल होता तो हम ठीक 1 साल बाद उसी डेट पर विक्टर के कमरे में क्यों जाते। वो गए क्योंकि उसने सब कुछ पहले से सोच रखा था। वो बहुत चालाक है। उसकी तारीफ सुनकर डेविड चिढ़ गया। उसने कहा पापों के बारे में 4 किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, वो बस एक सनकी है जिसके सर पर खून सवार है। डेविड की ये बात सुनकर विलियम के दिमाग की घंटी बज गई। वो समझ गया कि कातिल को फोरेंसिक, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है, और ये सब उसे कहाँ से पता लगा होगा। जरूर उसने इनसे रिलेटेड किताबें पढ़ी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ये पता कर ले कि हाल ही में लाइब्रेरी से इन सब्जेक्ट पर किताबें किसने इशू करवाई हैं, तो शायद वो कातिल तक पहुंच सकते हैं। अब जो वो करने वाले थे वो एक तरह से गैर कानूनी था। विलियम एक आदमी से मिला और उसे टेबल के नीचे से कुछ पैसे थमाए। उस आदमी ने कहा मुझे बस 1 घंटा दो, दोबारा तुमसे यहीं मिलूंगा। इसके बाद विलियम ने डेविड को बताया कि हर लाइब्रेरी में कुछ खास किताबों को मार्क किया जाता है, और अगर कोई आदमी उन किताबों को इशू करता है तो उसका नाम अपने आप FBI के सिस्टम में दर्ज हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई इन किताबों से बम बनाना या खुद से सर्जरी करना जैसे काम सीखकर किसी को नुकसान न पहुंचा दे। कातिल ने यहाँ से बहुत किताबें पढ़ी हैं, और अगर उसने एक भी गलत किताब उठाई होगी तो उसका नाम उनकी लिस्ट में जरूर मिलेगा। कुछ देर बाद वही आदमी वापस आया और उन्हें वो लिस्ट थमा दी। उसमें कई लोगों के नाम थे जिन्होंने अजीबोगरीब विषयों पर किताबें ली थी, लेकिन एक नाम ऐसा था जो सबसे ज्यादा शक के घेरे में आ गया। डेविड ने मजाक में कहा तो अब क्या करें, उसके घर जाएं और दरवाजा खटखटाकर कहें हेलो मिस्टर सीरियल किलर, क्या आपने उन लोगों को मारा है। डेविड उसका दरवाजा खटखटाने में बहुत हिचकिचा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो भाग ना जाए, लेकिन तभी विल ने एक आदमी को उनकी तरफ आते देखा। उन्हें देखते ही उसने उन दोनों पर गोली चला दी और वहां से भाग गया। डेविड ने उसका पीछा किया पर वो बहुत तेज था। वो बिल्डिंग से गिरते पड़ते किसी तरह उसका पीछा करता है और आखिर में वो किनारे पहुंच जाता है जहां वो अकेले थे। जैसे ही डेविड का ध्यान भटका, कातिल ने उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे डेविड के हाथ से बंदूक गिर गई। किलर चाहता तो उसी वक्त डेविड को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वहां से चला गया। डेविड गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन विलियम ने उसे समझाया कि वो इस तरह बिना अरेस्ट वारंट के उसके घर में नहीं घुस सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो पुलिस को ये समझाना मुश्किल होगा कि वो यहाँ क्यों और कैसे पहुंचे। लेकिन डेविड उसकी नहीं सुनता और लात मारकर गेट तोड़ देता है। फिर उसने एक औरत को झूठ बोलने के लिए कुछ पैसे दिए ताकि पुलिस को लगे कि वो कॉल करने पर ही यहाँ आए थे। अंदर घुसते ही विलियम ने देखा कि वहाँ 2000 से भी ज्यादा किताबें रखी हुई थी और साथ ही में कातिल के नोट्स भी थे जिन पर कोई तारीख नहीं थी। वहीं दूसरी ओर डेविड को ढेर सारी तस्वीरें मिली। उन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर उसकी भी थी, जिसे देखकर डेविड को एहसास हुआ कि वो कातिल से मिल चुका है, बस उसने उसे पहचाना नहीं। विक्टर के घर पर वो फोटोग्राफर जो उन्हें सीढ़ियों पर मिला था, असल में वही कातिल था। जल्द ही फोरेंसिक टीम ने बताया कि उन्हें पूरे घर में एक भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। वो बात कर ही रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजी। इससे पहले कि फोन कट जाता, डेविड ने फटाफट फोन ढूंढ लिया और जब वो कॉल पर आया तो पता चला कि सामने वही कातिल बात कर रहा था। उसने कहा मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। हर दिन तुम पुलिस वालों के लिए मेरे दिल में इज्जत बढ़ती ही जा रही है। उसने डेविड से माफी भी मांगी और कहा मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, पर हालात कुछ ऐसे बन गए कि मुझे ऐसा करना पड़ा। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ करोगे। और बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उन्हें वहाँ एक लेदर शॉप की रसीद और एक प्रोस्टिट्यूट की फोटो मिली। वो समझ गए कि जॉन का अगला शिकार वो लड़की है। वो जल्दी से उस लेदर शॉप में गए और उससे पूछा कि तुमने ये रसीद किसे दी थी। इस दुकान में कस्टम स्ट्रैप ऑन और भी सेक्सुअल प्लेजर की चीजें बेची जाती थी। और जब दुकानदार ने दिखाया कि उस आदमी ने उन्हें क्या बनाने को कहा था, तो उसे देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये एक स्ट्रैप ऑन था जिसके आगे तेज धारदार चाकू जुड़ा हुआ था। इससे पहले कि वो उस लड़की को ढूंढ पाते, उन्हें पता चला कि एक बार में किसी का मर्डर हुआ है। वो दोनों जब वहाँ पहुंचे तो देखा कि एक आदमी डर के मारे चिल्ला रहा था।
बिस्तर पर उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी जिसके साथ वो आदमी जबरदस्ती फिजिकल हुआ था। इस बार दरवाजे पर लिखा हुआ था लस्ट, यानी उस लड़की का पाप ये था कि वो मर्दों के लिए वासना का केंद्र थी। इन्वेस्टिगेशन में उस आदमी ने उन्हें बताया कि किसी ने उसके मुंह पर बंदूक रखी और फिर उसे चाकू वाला स्ट्रैप ऑन पहनाकर उस लड़की के साथ सोने को कहा। ये सब बयां करते वक्त उसकी रूह कांप रही थी, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉन कितना क्रूर था कि उसने उस लड़की को इतनी दर्दनाक और घिनौनी मौत दी। उस रात डेविड और विलियम ने खूब शराब पी ताकि वो ये सब कुछ देर के लिए भुला सकें। डेविड ने विलियम की आदतों पर सवाल उठाते हुए उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो, मतलब इतने सेल्फिश और बस खुद के बारे में सोचने वाले। विलियम ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन इस शहर ने मुझे ऐसा बना दिया। मैंने देखा है कि ड्रग्स लेके खो जाना जिंदगी का मुकाबला करने से आसान है। मेहनत करके कुछ पाने से ज्यादा उसे चुराना आसान है। बच्चों को मारना आसान है उन्हें पालने से ज्यादा। डेविड ने कहा, आपको सुनना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। माना आपने बहुत कुछ देखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परवाह करना ही छोड़ दें। आप इस शहर से नफरत करते हैं, आप इसे बर्बाद मानते हैं, इसलिए रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बदलाव लाया जा सकता है, यहाँ एक बेहतर जिंदगी बन सकती है। आप चाहते हैं कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं, कहूँ कि आप सही हैं, ये दुनिया बेकार है, बहुत बुरी है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। उसकी ये बातें सुनकर विलियम पूरी रात सो नहीं पाया। पहली बार उसका गुस्सा बाहर निकल कर आ रहा था, जिसे उसने सालों से अपने अंदर दबाए रखा था। अगले दिन इमरजेंसी हेल्पलाइन पर एक आदमी फोन करता है और बताता है कि उसने फिर से खून किया है। विलियम जब क्राइम सीन पर पहुंचा तो वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये खून भी जॉन ने किया था और इस बार दीवार पर प्राइड यानी अहंकार लिखा हुआ था। डॉक्टर ने जब उस लड़की के चेहरे से पट्टी हटाई तो पाया कि जॉन ने उसके चेहरे की खाल नोच दी थी और उसकी नाक भी काट दी थी। उसके एक हाथ में टेलीफोन और एक हाथ में नींद की गोलियां देखकर विलियम समझ गया कि जॉन ने उस लड़की को जिंदा रहने का मौका दिया था। वो चाहती तो फोन करके एम्बुलेंस बुला सकती थी, लेकिन अगर उसकी जान बच जाती तो उसे इस बदसूरत चेहरे के साथ जिंदगी भर जीना पड़ता। उसका खूबसूरती का अहंकार चूर चूर हो जाता। इसलिए उसने जिंदा रहने की जगह मौत को चुना और नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। विलियम ने कहा कि अब बस दो पाप बचे हुए हैं, गुस्सा और ईर्ष्या। मैं इस केस को नहीं छोड़ने वाला। रिटायरमेंट के बाद भी मैं इस केस पर काम करूंगा। या तो हम उसे पकड़ लेंगे या फिर जॉन उन्हें भी मार देगा और ये केस सालों साल चलता रहेगा। बात करते करते वो दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं। इस बात से अनजान कि एक आदमी उनका पीछा कर रहा था। वो उन्हें आवाज देता है ताकि वो रुक जाएं, लेकिन वो केस में इतने बिजी थे कि वो उसकी नहीं सुनते। चलते चलते वो आदमी पुलिस स्टेशन में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि डिटेक्टिव मैं यहाँ हूँ। उसने अपने हाथ फैलाए और खून से सना हुआ शरीर दिखाया। उसकी उंगलियां कटी हुई थीं ताकि उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान न की जा सके। डेविड समझ गया कि ये जॉन है, जिसके बाद उसने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। लेकिन जॉन के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा, मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे वकील से बात करनी है। उससे बात करने के बाद उसके वकील ने उन्हें बताया कि मेरा क्लाइंट अपने सारे गुनाह कबूल करने को तैयार है और वो उन बाकी दो लाशों के बारे में भी बता देगा जो पुलिस को अभी तक नहीं मिली। मगर उसकी एक शर्त थी कि वो डेविड और विलियम को ही बताएगा कि उसने उन लाशों को कहाँ छुपाया है। एक ऑफिसर कहता है कि अगर वो लाशें सड़ भी जाएं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इस सनकी को जेल में डालना है। पर उसके लॉयर ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो वो खुद को कोर्ट में पागल साबित कर देगा और सजा से बच जाएगा। विलियम ने कहा, अगर तुमने उसे पागल साबित करने की कोशिश की तो हम कोर्ट में कह देंगे कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। लॉयर उसकी बात से भी सहमत था, पर उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बाकी दो बॉडीज कभी नहीं मिलेंगी और प्रेस वाले बवाल मचा देंगे अगर उन्हें पता चला कि पुलिस वाले उन दोनों को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसलिए सही यही था कि वो जॉन की बात मान लें। आखिर में दोनों इसके लिए राजी हो गए। उन्होंने जॉन को कार में बैठाया और उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाने लगे। डेविड ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर जॉन ने कहा कि अगर तुम लोगों के कंधे पर थपथपा के उन्हें कुछ कहो तो वो तुम्हारी कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर उसी कंधे पर हथौड़ा मार दिया तो वो ध्यान देने पर मजबूर हो जाएंगे और सवाल भी पूछेंगे। मैंने भी यही किया और देखो अब सबकी नजर मुझ पर है। डेविड ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये सब 2 महीने में तुम जैसे सनकी को भूल जाएंगे। पर जॉन ऐसा नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये करने के लिए भगवान ने उसे खुद चुना है। उसे पापियों को उसके पाप में डुबोकर मारने में मजा आता था। अब तक जॉन उसके सभी सवालों का जवाब बड़े आराम से दे रहा था, पर जैसे ही डेविड ने कहा कि तुमने इनोसेंट लोगों को मारा है, उसी वक्त जॉन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है। उनमें से कोई मासूम नहीं था। एक मोटा और घिनौना आदमी जो मुश्किल से खड़ा हो पाता था, एक आदमी जिसे तुम खाते हुए देख लो तो मुंह से निवाला नहीं उतरेगा, वो इनोसेंट था। फिर मैंने उस लॉयर को चुना जिसने पैसों के लिए जिंदगी भर सिर्फ झूठ बोला था। एक लड़की जो अंदर से इतनी बदसूरत है कि वो बाहर से सुंदर न दिखने पर जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम विक्टर की बात कर रहे हो, वो ड्रग डीलर जो लोगों को नशा बेचता था और एक लड़की का रेप किया। और उस बीमारी फैलाने वाली प्रोस्टिट्यूट को भी मत भूलना।
ये दुनिया इतनी गिर गई है कि तुम इन सभी को मासूम बोल रहे हो, वो भी मुझसे आंखें मिलाकर। जॉन ने कहा, पर मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हम हर जगह पाप होते देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं, सिर्फ बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अब ये सब आम है। लेकिन अब लोग और नहीं सहेंगे, सब मुझे मसीहा कहेंगे, और जो मैंने किया है लोग उसे सोचेंगे, समझेंगे और मुझे पूजेंगे। डेविड को लगा कि ये पूरी तरह पागल हो गया है, लेकिन जॉन ने कहा कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ये सब खत्म होने के बाद सब तुम्हें याद रखेंगे। उसने डेविड को बहुत जल्दी गुस्सा दिला दिया और फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। जल्द ही वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो जॉन ने उन्हें बताई थी। विलियम ने उसे कार से बाहर निकाला और आसपास चेक करने लगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। जॉन ने कहा, समय हो गया है, वो आने ही वाला होगा। तभी वो देखते हैं कि एक वैन तेज स्पीड में उन्हीं की ओर आ रही थी। विलियम तुरंत उसके पास जाता है और उन तक पहुंचने से पहले उसे रोक लेता है। अंदर से एक आदमी निकला जो बहुत डरा हुआ था। जब विलियम ने उसकी तलाशी ली तो पता चला कि वो बस एक साधारण कुरियर बॉय था। उसने अंदर से बॉक्स निकाला और बताया कि किसी ने उसे ये बॉक्स डेविड मिल्स को डिलीवर करने को कहा था। विलियम ने वो पैकेज रिसीव किया और उसे गाड़ी वहीं छोड़कर उसे उल्टे रास्ते भागने को कहा। डेविड दूर खड़ा पूछ रहा था कि उस बॉक्स में क्या है, लेकिन उसकी आवाज विल तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही विलियम ने बॉक्स खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यहाँ मत आना, हम सब उसकी चाल में फंस चुके हैं। विल तुरंत डेविड की ओर भागा ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन तब तक जॉन अपनी चाल चल चुका था। उसने डेविड से कहा कि काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारी तरह होती। वो बताता है कि वो उसे और उसकी वाइफ को कितना पसंद करता है। तुम्हारी वाइफ ट्रेसी सच में इस दुनिया की सबसे अच्छी और सच्ची औरत है। एक कातिल के मुंह से अपनी पत्नी का नाम सुनकर डेविड का खून खौल उठा, लेकिन जो बात जॉन ने उसके बाद कही वो किसी भी इंसान का दिल झकझोर सकती थी। जॉन बोला कि मैं आज तुम्हारे घर गया था, मैंने कोशिश की कि एक अच्छा इंसान बनूं, एक अच्छा पति बनूं, पर मैं नहीं बन सका, इसलिए मैं तुम्हारे घर से एक निशानी ले आया। जानना चाहोगे वो क्या है? तुम्हारी पत्नी का सुंदर सिर। विलियम ने डेविड से कहा, मुझे अपनी गन वापस दो, वो जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। डेविड खुद उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा उस बॉक्स में क्या है, पर विलियम के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो सच बता सके। वो बस किसी तरह उसे शांत करना चाहता था। उसने कहा, मुझे तुम्हारी खुशहाल जिंदगी से जलन थी और ये मेरा पाप है। वो मुझसे अपनी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। बच्चे का जिक्र होते ही डेविड पूरी तरह टूट गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। और जब जॉन को ये बात समझ आई तो उसने डेविड की हालत पर हंसना शुरू कर दिया। विलियम ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो यही चाहता है कि तुम उसे मार दो। अगर तुमने एक मुजरिम को मारा तो जो इसे पता है इसके साथ चला जाएगा। डेविड समझ गया था कि उस बॉक्स में ट्रेसी का कटा हुआ सर था। उसके चेहरे को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कई बार ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर वो जितना खुद को रोक रहा था उतनी ही उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उस एक मोमेंट में बस उसके अंदर सिर्फ नफरत थी, और वो इस हद तक बढ़ गई कि डेविड का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पूरी की पूरी मैगजीन जॉन के सीने में दाग दी। जॉन तो मर गया, लेकिन आखिर में वही हुआ जो वो चाहता था। उसने डेविड जैसे इंसान को मॉन्स्टर बनने पर मजबूर कर दिया। इस तरह उसने अपने मास्टरपीस को पूरा किया। पुलिस ने डेविड को कस्टडी में ले लिया। अब उस पर ट्रायल चलेगा और विलियम कोशिश करेगा कि उसे कम से कम सजा हो, लेकिन कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि डेविड के दिल पर क्या बीत रही थी। आखिर में विलियम कहता है कि जॉन जीत गया। उसका असली मकसद था मैसेज डिलीवर करना। वो चाहता था कि दुनिया देखे कि पाप सिर्फ गली के कोने में नहीं होता, वो हर जगह होता है, यहाँ तक कि कानून में भी, पुलिस में भी और घरों के अंदर भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और अब सवाल आपसे है, अगर आप डिटेक्टिव डेविड की जगह होते तो क्या आप गोली चलाते या सब कुछ सहकर उसे जीतने नहीं देते? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे।